एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए और पढ़ाई यानी कि तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, आज का ये सेशन जो आप कर रहे हो, ये सेशन मैंने रिकॉर्ड किया है रात को 3 बजे। तो समय अभी हो रहा है 3 बज रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए, ठीक है, 9 जुलाई, 9 जुलाई और 3 बज रहे हैं। अब इतने डेडिकेशन से अगर मैं आप लोगों के लिए सेशंस बना रही हूँ, यानी कि मैं पूरी रात अभी तक सोई भी नहीं हूँ और पहले पूरा पीपीटी तैयार करी, फिर आप लोगों के लिए कुछ एक मॉडल क्वेश्चन की पीपीटी तैयार करी जो हम सुबह 9 बजे करने वाले हैं। तो आप लोग सेशन के साथ बने रहिए। जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जितने भी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वो लोग लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का अपना टॉपिक है पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। तो क्रिटिक्स और पॉजिटिविज्म में हमने ये शुरू कर दिया था टॉपिक कल ही, और कल जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था तो हमने पॉजिटिविज्म पढ़ा था, इसकी क्रिटिक्स भी हमने शुरू कर दिए थे। लेकिन आज इसकी क्रिटिक्स को और डेप्थ में पढ़ेंगे, इन डेप्थ। ठीक है, इन डेप्थ के अंदर जहाँ पर मैं आप लोगों को जो आपकी नितिन सांगवान वाली बुक है उसका, ठीक है, प्लस आपके जो इग्नू है, इग्नू के नोट्स का, प्लस आपके एक दो और वेबसाइट्स हैं उनका सबका जस्ट यहाँ पर मैं बताऊंगे। आज के इस पीडीएफ में आपको ये सब कुछ मिलेगा। तो पॉजिटिविज्म जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्षवाद और इसकी आलोचना, ठीक है। तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि यस्टरडे इवनिंग में मेरे को एक मेरी हिंदी स्टूडेंट्स का जो हिंदी माध्यम से हैं उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी क्लास पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। तो दैट इज़ वेरी हेक्टिक। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और उन्होंने अपने हिंदी के नोट्स भी बना के दिखाए हैं, ये देखिए अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सोचा कि इसको और जो है क्या करें और इसमें यहाँ पर वैल्यू एडिशन करें और आप लोगों को और अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें सिखाएं। अब बात करते हैं पॉजिटिविज्म के क्रिटिक्स की। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 2 है जो कि 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अभी तक की भी आपने लाइक नहीं किया है सेशन को तो ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट नाउ, ठीक है। अब बात करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से, ठीक है। तो हम कर रहे थे पॉजिटिविज्म, अर्ली पॉजिटिविज्म कर चुके थे, कंसोलिडेशन कर चुके थे इसका, और कंसोलिडेशन के बाद में हमने क्रिटिक शुरू किया था। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी किन आधार पे जो है अगस्त कॉम्टे की बातों को क्रिटिसाइज़ किया गया। इसके बाद ये तीनों चीज़ें हमने जब डिस्कस कर ली थी, तो उसके बाद कॉम्टे का क्रिटिसिज्म आप एक मतलब और छोटे तरीके से लिखना चाहें, अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ कॉम्टे का क्रिटिसिज्म पूछे तो आप इस स्लाइड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे पूरे पॉजिटिविज्म का क्रिटिसिज्म पूछे तो उसके लिए मैंने और भी तैयारी की हुई है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको बोले कि कॉम्टे का जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच था उसको क्रिटिसाइज करो, तो यहाँ पर एक रॉलिन कैम्बलिस करके हमारे एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बोला है कि पॉजिटिविज्म इज नॉट इन्फ्लुएंशियल एट प्रेजेंट। आज की डेट में तत्कालीन कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस में जो आपका प्रत्यक्षवाद है वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, ठीक है। क्योंकि कॉम्टे कहते थे कि ये सोशल फिनोमेना जो है वो एक साइंस के आधार पर बिल्ड हुआ है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सोशल रीऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारी चीज़ों के बाद में आता है, काफ़ी सारे सोशल स्ट्रगल्स के बाद में आता है। और कॉम्टे ने एक यूटोपिया यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा साइंस की जगह इन्होंने क्या किया, यूटोपिया इस्टेब्लिश किया, यूटोपिया जहाँ पर सब कुछ बढ़िया लगता है। दूसरा, इनके जो मेथडोलॉजी थी फिजिकल और सोशल साइंस के बीच में, वो बहुत ज़्यादा उनके बीच में डिफरेंस था, गल्फ था, खाई थी। तो दोनों ही जो हैं तरीके, फिजिकल साइंसेज और सोशल साइंसेज यानी कि नेचुरल साइंस, पॉजिटिव साइंस एंड सोशल साइंस, इनके तरीकों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो यहाँ पर एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर का नाम है टिमा शेफ, उनके आधार से कॉम्टे के जितने भी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज थे वो रिप्रेजेंट करते हैं प्री मैच्योर जंप को, प्रीमेच्योर जंप फ्रॉम द लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस टू द लेवल ऑफ थ्योरी,
कि उस समय जिस समय साइंस का बोलबाला था, सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट मैटर, एक मेथोडोलॉजी की आवश्यकता थी, तो उस टाइम पर इन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी एज अ थ्योरी इस्टेब्लिश करने में, ठीक है। तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ वेरिफिकेशन, कि अगर आप तरीके के आधार पे जाएं तो सेंट्रल प्रॉब्लम है पॉजिटिविज्म की कहाँ से शुरू होती है, उसके एम्प्रिसिज्म से, ऑब्जर्वेशन और उस ऑब्जर्वेशन के साथ में जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। द लैक ऑफ एनी कंक्लूसिव बेसिस फॉर वेरिफिकेशन इन इंडक्टिव लॉजिक, तो इंड्यूस होता हुआ, इंड्यूस यानी कि जनरेट होते हुए लॉजिक का वेरिफिकेशन कौन करेगा। तो फर्दर जितने भी लोग आगे हुए तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो ये कॉम्टे का क्रिटिसिज्म है। अब ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको आप पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। जहां पे मैं आपको बता रही हूँ रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी, रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी इमर्ज हुई इन द क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव सोशियोलॉजी ने जितने भी आपके मेथोडोलॉजिकल डुअलिज्म थे, डुअलिज्म कहते हैं द्वैतवाद को, और मेथोडोलॉजी कहते हैं पद्धतिगत, तो जितने भी पद्धति में मेथड्स में जितने भी दो तरीके की बातें हो रही थी, उनका विरोध किया किसने, चिंतनशील समाजशास्त्र ने। चिंतनशील यानी कि रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव वर्ड को इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में इसलिए भी इस डेफिनेशन को यहाँ पर डाला है ताकि आप लोग जो है इस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो हमें प्रत्यक्षवाद के अंदर, ठीक है, हमें प्रत्यक्षवाद के अंदर एक सोशियोलॉजिस्ट का नाम मिलेगा, इनका नाम है एल्विन डब्ल्यू गॉर्डनर, ठीक है। रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ये इन व्यक्ति ने दिया था, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि ये जो पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद है उसका अल्टरनेटिव है रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी। समझे कि नहीं समझे। अब इन्होंने समझाया कि ये जो प्रत्यक्षवाद के अंदर जो द्वैतवाद है, ठीक है, प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म के अंदर ये जो दो तरीके की बातें होती हैं, इससे इन्होंने हमें चेताया, यानी कि चेतावनी दी। इन्होंने कहा कि ये जो द्वैतवाद है, द्वैतवाद जानने वाले को विषय को वस्तु से, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, विषय को वस्तु से, फैक्ट को वैल्यू से, ठीक है, तथ्य को मूल्य से, फैक्ट को वैल्यू से, तथ्य को मूल्य से क्या करता है, अलग करता है। ये जो डुअलिज्म है ये अलग करता है नोअर फ्रॉम नोन, ये शायद मैंने आपको कराया भी था। इन्होंने कहा इनका यह मानना है कि यदि समाजशास्त्री कोई भी सोशियोलॉजिस्ट अपने अध्ययन के उद्देश्य के साथ राजनीतिक, भावनात्मक, पॉलिटिकल, इमोशनल और एस्थेटिकली यानी कि सौंदर्यपूर्ण रूप से संलग्न नहीं होता है अपनी किसी भी सोशियोलॉजिकल स्टडी के साथ में, तो अनुशासन, ये जो डिसिप्लिन है, ये जो सोशियोलॉजिकल डिसिप्लिन है, उसका जो साइंटिफिक नेचर है उसको नुकसान होगा। कहने का मतलब है कि यदि कोई सोशियोलॉजिस्ट अगर कोई भी सोशियोलॉजिकल फिनोमेना के ऊपर स्टडी कर रहा है तो उसको पॉलिटिकली, इमोशनली और एस्थेटिकली अटैच होना पड़ेगा, इंगेज होना पड़ेगा, ठीक है। यही इसी को कहते हैं चिंतन, कि आपको अपना पूरा चिंतनशील, आपको अपना पूरा का पूरा चिंतनशीलता यहाँ लगानी पड़ेगी। दिस कोल्ड ऑब्जेक्टिविटी, कोल्ड ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि अगर आप पॉलिटिकली, इमोशनली और एस्थेटिकली इंगेज नहीं है किसी भी सोशियोलॉजिकल फिनोमेना की स्टडी से तो उसको कोल्ड बोला गया, मतलब ठंडा, ठीक है, ठंडा। तो ये जो कोल्ड ऑब्जेक्टिविटी है ये इसेंशियली एक एक्सप्रेशन है, किसका एक्सप्रेशन है, एलियनेशन का, मतलब कि आप इन सब चीजों से अलग हो, अनिवार्य रूप से आपके अलगाव को दिखाता है, ठीक है। और ये एलियनेशन सोशियोलॉजिस्ट के खुद का जो सोशियोलॉजिकल फिनोमेना से जो है जुड़ाव नहीं दिखाता है, एंगेजमेंट नहीं दिखाता है, एलियनेशन दिखाता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये जो पॉजिटिविज्म है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है और उसको क्रिटिसाइज किया। जब एक पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजिस्ट कुछ सोशियोलॉजिकल फिनोमेना पे स्टडी करता है तो इन्होंने बताया कि इट इज लुकिंग लाइक एट सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज जस्ट अ पीस ऑफ अमोरल टेक्निक। ऐसा लगता है कि ये जो सोशियोलॉजिकल नॉलेज है, ठीक है, समाजशास्त्री की ये जो तकनीक है वो सिर्फ एक नैतिक तकनीक के टुकड़े के रूप में देखी जा सकती है, नॉट एज अ होल। तो रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी क्या करती है फिर, इन्होंने कहा ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ चिंतनशील समाजशास्त्र का, ये इनवाइट करेगी मेथोडोलॉजिकल मोनिज्म को, यानी कि ये डुअलिज्म को खत्म करेगी, है ना,
पॉजिटिविज्म के अंदर क्या है, ड्वेलिज्म है, ये इस ड्वेलिज्म को खत्म करेगी, ये मोनिज्म की तरफ चलेगी। और मोनिज्म का मतलब क्या है, मोनिज्म क्या ये क्या है, ये पद्धति जगत जो है अद्वैतवाद। ड्वेलिज्म का मतलब है द्वैतवाद, मोनिज्म का मतलब है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब कि एक ही तरीके से, देयरफॉर ये क्या कर देगी कि पूरी जो नॉलेज का जो मतलब है ना, नॉलेज का जो सार है, सोशियोलॉजिकल फिनोमेना की स्टडी करने पे जो आपको नॉलेज मिलती है, उसका जो सार है ना, उसका पूरा का पूरा मतलब बदल जाएगा। मतलब ये सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, ये एक नॉलेज से ज़्यादा बढ़ के ये एक अवेयरनेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये जागरूकता बन जाएगी। ये सिर्फ एक जानकारी का टुकड़ा नहीं रहेगा, ये जागरूकता बन जाएगा। इट जनरेट सेल्फ अवेयरनेस एंड न्यू सेंसिटिविटी। यहाँ से आपको एक सोशियोलॉजिस्ट को एक आत्म जागरूकता जगेगी और नई सेंसिटिविटी आएगी, एक संवेदनशीलता उसके अंदर उत्पन्न होगी। और इसीलिए इन्होंने कहा कि रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी इज हैवीली डिमांडिंग। तो जो पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी है उसके विपरीत, ठीक है, जिसमें कि हमें न्यूट्रल रहना होता था, अपॉलिटिकल रहना होता था, जबकि रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी के अंदर हमें पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी चाहिए, इमोशनल एंगेजमेंट भी चाहिए, और इसके अंतर्गत हमको क्या चाहिए, एक नैतिक प्रतिबद्धता चाहिए, एक नैतिक जुड़ाव चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो एक चीज हमने ये सुबह करी थी, तो ये किसने दी है, गोल्डनर ने दी है। तो इन्होंने समझाया कि चिंतनशील समाजशास्त्र किस तरीके से आपके प्रत्यक्षवाद से अच्छा है। दूसरा, एजेंसी एंड स्ट्रक्चर। एजेंसी एंड स्ट्रक्चर के बारे में जो है, एंटनी गिडन्स हमारे एक बहुत ही बेहतरीन, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने संरचना की प्रक्रिया समझाई। संरचना की प्रक्रिया इनकी एक किताब जिसका नाम है न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, उसके अंतर्गत इन्होंने दी। इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया प्रत्यक्षवाद को, पॉजिटिविज्म को। आई होप कि आज आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप ढंग से मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मर्ज करके पूरे अच्छे से समझा रही हूँ। तो एंटनी गिडन्स कहते हैं कि अपनी इस किताब के अंदर, जिसका नाम न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है, किताब से ही पता चल रहा है कि सोशियोलॉजिकल मेथड के नए तरीके, ठीक है, सोशियोलॉजिकल मेथड के एक नए तरीके, ये सोशियोलॉजिकल स्टडीज के अंदर एक नया टर्निंग पॉइंट लेके आया। ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर इन्होंने जो है स्टडी करी किस चीज की, इंटेलेक्चुअल ट्रेजेक्ट्री की। इंटेलेक्चुअल मतलब यानी कि बौद्धिक ट्रेजेक्ट्री, आपको पता होगा जिसने 12th जो है हिंदी मीडियम से करी होगी, ट्रेजेक्ट्री पाथ कहते हैं प्रक्षेप वक्र को, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री इस तरीके से होती है, जैसे कोई बॉल फेंक रहे हो, यहाँ से फेंकोगे ऊपर से जाएगी और नीचे जाके गिर जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको कहते हैं। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये इसका प्रक्षेप वक्र है, वक्र मतलब कि किस दिशा में कैसे कैसे जा रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने सोशियोलॉजी की एक ट्रेजेक्ट्री बताई, सोशियोलॉजी का एक वक्र, एक कर्व बताया। और वो कर्व किस लेवल पे बताया, इंटेलेक्चुअल लेवल पे। इन्होंने कहा कि नेगोशिएट करें यदि हम इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन के साथ में और रिफ्लेक्सिव के साथ में और रिफ्लेक्स के साथ में ऑन अ सेट ऑफ न्यू रूल्स, तो नए आप जो है तथ्य और नए रूल्स आप बना सकते हैं। नए नियमों को एक यहाँ पर इन्होंने क्या किया, प्रतिबिंबित किया। रिफ्लेक्स करने का मतलब प्रतिबिंबित करना। रिफ्लेक्स का मतलब है कि आप जैसे शीशे में मतलब मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखता है, तो आपको आपका प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इट डज ऑफर अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव दिया पॉजिटिविस्टिक यानी कि साइंटिफिक सोशियोलॉजी का। अब गिडेंस ने कैटेगरी बनाई। गिडेंस ने जो है फैक्ट, गिडेंस इज कैटेगोरिकल अबाउट द फैक्ट। एक चीज के बारे में ये काफी ज्यादा क्या थे, एक चीज के बारे में काफी स्पष्ट थे। कैटेगोरिकल मतलब स्पष्ट होना, कि नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी दो अलग अलग चीजें हैं। और नेचर के ऊपर स्टडी करना यानी कि इंक्वायरी करना, और ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर इंक्वायरी करना, दोनों ही बहुत अलग बात है। इसीलिए नेचर तो आपका साइंस से हो जाएगा, ठीक है, आप साइंस से इंक्वायरी कर लेंगे, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी की इंक्वायरी की जो मेथड्स है, वो साइंटिफिक मेथड्स नहीं हो सकते। तो ये जो साइंटिफिक मेथड्स यहाँ पर पॉजिटिविस्ट लोग बोल रहे थे, ये नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें। नेचर इज नॉट अ ह्यूमन प्रोडक्शन। इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रकृति कोई मानव का उत्पादन नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सोसाइटी इज बीइंग परपेचुअली क्रिएटेड। मानव के द्वारा समाज का निर्माण हुआ है, रिन्यू हुआ है, एंड अल्टर हुआ है बाय द ह्यूमन एजेंट। तो एजेंसी और संरचना, तो ह्यूमन सोसाइटी क्या है, ह्यूमन सोसाइटी एक एजेंसी है जिसकी संरचना किसने करी है,
जिसकी संरचना करी है ह्यूमन एजेंट ने। ठीक है, ह्यूमन एजेंट समाज को बनाते हैं, समाज को बदलते हैं, समाज को रिन्यू करते हैं। वक्त पड़ने पर, जरूरत और वक्त के हिसाब से समाज बनता है, समाज नया रूप लेता है और समाज बदल भी जाता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि देयर आर लिमिट्स टू नेचुरल साइंस, मेथोडोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, कि नेचुरल साइंस के जो मेथड्स हैं यानी कि साइंटिफिक मेथड्स हैं, सोशियोलॉजी में वो काफ़ी लिमिट हो जाते हैं, यानी कि उनका अपना एक लिमिट है। क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी तो कंटिन्यूसली क्या होती रहेगी, क्रिएट होती रहेगी, रिन्यू होती रहेगी, बदलती रहेगी, ये सारी चीज़ें। यद्यपि गिडेन एक और चीज़ कहते थे कि कुछ ट्रेडिशनल पॉसिबिलिटीज़ जरूर हैं जो हमको और आगे देखने के लिए मजबूर करती हैं। ये कहते थे कि जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल देते हो, तो गिडेंस ने अपनी इस किताब के अंदर एक एग्जाम्पल दिया। गिडेंस कहते हैं कि जो लोग अभी भी न्यूटन की प्रतीक्षा करते हैं, those who are waiting, who are still waiting for Newton, वे न केवल उस ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो नहीं आएगी, यानी कि मतलब जो लोग अभी भी समाज को पढ़ने के लिए, सोशल स्टडीज के लिए जो लोग अभी भी साइंटिफिक मेथड्स की खोज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो उस ट्रेन की प्रतीक्षा करने जैसा है जो कभी नहीं आने वाली है, क्योंकि समाज तो बदलता रहेगा, कितने साइंटिफिक मेथड लगाओगे। तो वो पूरी तरह से, मतलब एंटनी गिडेंस का कहना था कि ऐसे लोग पूरी तरीके से गलत स्टेशन पे बैठे हैं। ठीक है, ऐसे लोग पूरी तरीके से गलत स्टेशन पे बैठे हैं, और ऐसा ऐसा लगता है, इट फील्स लाइक दैट, कि ऐसा लगता है कि यही कारण है कि उन्होंने उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जो है एथनो मेथोडोलॉजी, साइंटिफिक मेथड्स की जगह पे एथनिक मेथड्स, एथनो मेथोडोलॉजी को यूज किया। ठीक है, उन्होंने व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की बात करी, और इन्होंने कहा कि हम क्या करें कि किसी भी घटना या किसी भी पद्धति संबंधी एथनिक या परंपराओं के साथ में जो है हम इंटेलेक्चुअल लेवल से बात करें, ना कि किसी सिस्टमेटिक साइंटिफिक मेथड से। ठीक है, तो ये बात जो है एंटनी गिडेंस कहते हैं। एंटनी गिडेंस एक और चीज कहते हैं कि ये जो परंपराओं के अंदर संभावनाएं हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज इन दीज ट्रेडिशंस, हमें इनसे आगे देखने की जरूरत है। क्योंकि क्योंकि समझिए क्यों कहते हैं कि पॉसिबिलिटीज, ये जो ट्रेडिशनल पॉसिबिलिटीज हैं यानी कि साइंटिफिक मेथड जो उस टाइम पे चल रहे थे, उससे आगे देखने की जरूरत है। बिकॉज द मीनिंग यू एंड आई अटैच टू द वर्ल्ड हैज टू बी सिचुएटेड इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। इनका कहना था क्योंकि आप और मैं दुनिया के अंदर, हमें जो अपना अर्थ समझ में आता है दुनिया से रिलेटेड, वो एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होना चाहिए, वो सिचुएटेड होना चाहिए एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में, ना कि एक साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, क्योंकि साइंस के अंदर अगर कोई थ्योरी बन गई, तो अनलेस प्रूविंग रॉन्ग, जब तक वो थ्योरी रॉन्ग नहीं हो जाती पूरी तरीके से, तब तक वो थ्योरी जो है यूनिवर्सल और जनरल हो जाएगी और सब वही यूज करेंगे किसी भी सोशल फैक्ट के लिए। लेकिन सोशल कॉन्टेक्स्ट में चीजें बदलती रह सकती हैं, मेरे और आपके हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। एंड asymmetrical resources and capabilities often characterizing this context। तो ये जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, ये जो सामाजिक संदर्भ है, वो एसिमेट्रिकल रिसोर्सेज यानी कि विषम संसाधनों से और क्षमताओं के संदर्भ में अलग अलग तरीके से अलग अलग कैरेक्टराइज हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे आप किसी क्लास के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर एक बच्चे की तरह बैठे, माना कि आप हो सकता है कि चुपचाप निर्धारित भूमिका में बैठे हो। ठीक है, और हो ये भी हो सकता है कि आप कोई निर्धारित भूमिका में बैठने वाली कठपुतली की तरह ना हो, आपका अपना एक रोल है। ठीक है, क्योंकि आप एक क्रिएटिव एजेंट हो जिसके साथ कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई मीनिंग जुड़ा हुआ है, और आप क्रिएट कर रहे हो एक इंटर सब्जेक्टिव वर्ल्ड जिसको कहते हैं क्लासरूम। ठीक है, वैसे ही इंडिविजुअल समाज के अंदर होता है, जैसे एक बच्चा क्लासरूम के अंदर होता है और हर बच्चा मिलकर एक क्लासरूम क्रिएट करता है, वैसे ही इंडिविजुअल एक समाज के अंदर होता है और वो हर इंडिविजुअल मिलकर एक सोसाइटी को बनाता है। ठीक है, ये बात कही एजेंसी एंड स्ट्रक्चर ने। तो एजेंसी के अंदर एजेंट कौन है, इंडिविजुअल है, और ये एजेंट मिलकर बनाते हैं सोशल स्ट्रक्चर, और इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरेशन। समझे, संरचना की प्रक्रिया, ये एंटनी गिडेंस ने बोला है, और इन्होंने बोला है कि इसलिए पॉजिटिविज्म जो है, साइंटिफिक मेथड जो है, गलत है, लिमिटेड है।
आगे बात करेंगे डर्कहाइम की। मैम डर्कहाइम की बात तो हमने सुबह ही कर ली थी, लेकिन थोड़ी सी और करेंगे। डर्कहाइम ने एम्पिरिसिज्म इन सोशियोलॉजी यानी कि पॉजिटिविज्म के बारे में बोला। ये तो हमको पता है क्योंकि डर्कहाइम वाज रिलेटेड विद द पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स। कॉम्टे ने विजुअलाइज किया था कि देयर वाज अ नीड फॉर एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सोशियोलॉजी एज अ पॉजिटिव सोशल साइंस। कॉम्टे ने एक सकारात्मक सामाजिक विज्ञान की संभावना की कल्पना करी थी, ये बात हमें पता है, लेकिन उन्होंने उन्होंने कभी भी खुद अप्लाई नहीं किया किसी भी पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी को टू स्टडी द सोशल रियलिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम उन्होंने, कॉम्टे ने सुबह भी बताया, मतलब कल की क्लास में भी बताया था मैंने, इन्होंने जो है इमर्ज मतलब जो आपके सेंट साइमन थे उन्होंने जो है फॉर्मेशन रखी थी, इन्होंने इमर्ज किया था। और इमर्ज करने के बाद जो डर्कहाइम थे हमारे, उन्होंने जो है कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेट करने का मतलब है कि उन्होंने ऐसे मेथड्स की यूज करी थी। कंसोलिडेशन का काम जो है पॉजिटिविज्म के अंदर डर्कहाइम ने किया है, ना कि कॉम्टे ने। कॉम्टे का जो विजन था, उनकी जो एस्पिरेशन थी, उसको कंपेट्रिएट किया है डर्कहाइम ने। ठीक है, ठीक है, उसको क्या किया है, उसको, हाँ जी, उसको किसने किया लागू, किसने किया, डर्कहाइम ने लागू किया। अब डर्कहाइम के अंदर एक चीज थी, डर्कहाइम ने लिखा है, डर्कहाइम रोट व्हाट इज परहैप्स द फर्स्ट मेजर एक्सपोजिशन ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशियोलॉजी। डर्कहाइम ने लिखा है कि समाजशास्त्र के अंदर अनुसंधान पद्धति यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में सबसे बड़ी और सबसे पहली पहली सबसे बड़ी पद्धति क्या है, प्रदर्शनी क्या है। तो ये चीज कहां पे पाई गई है, ये चीज डर्कहाइम की एक बुक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इसके अंदर पाई गई है। इट इज वेल नोन एंड रिगार्डेड एज द क्लासिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। क्लासिक्स यानी कि सोशियोलॉजी के क्षेत्र में लिखी गई सबसे प्राचीनतम जो पब्लिश किए गए आर्टिकल्स हैं या जो पब्लिश की गई बुक्स हैं। लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट चीजें और क्या है, 3 सेमिनल और काम है, 3 सेमिनल एम्पिरिकल वर्क्स हैं इन दी पॉजिटिविस्टिक ट्रेडिशन, जिनके नाम क्या है, डर्कहाइम की 3 और चीजें, 3 और आर्टिकल्स जिनके नाम क्या है, कोई बता सकता है? यहाँ आपकी स्क्रीन के सामने ही लिखे हुए हैं। पहला है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ठीक है, जो कि इनकी डॉक्टरल थीसिस के ऊपर बेस्ड है। दूसरा है सुसाइड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी, एंड तीसरा है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ। ठीक है, ये तीन ये तीन ऐसे हैं जिनको कि जिनको के अलग अलग जगह पर डर्कहाइम के आर्टिकल्स में, थीसिस में आप देखेंगे, जिनको एक साथ लाने का काम किया कैल्स्टाइन बॉगल ने। ठीक है, उनकी एक किताब सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी के अंतर्गत। ठीक है, ये तीनों के तीनों शीर्षक जो है उन निबंधों को एक साथ रखा गया। डर्कहाइम ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि सब्जेक्ट मैटर जो सोशियोलॉजी का है, जिसको आप ह्यूमन बीइंग इन सोसाइटी कह रहे हैं, जिसकी आप स्टडी करेंगे ह्यूमन बीइंग इन सोसाइटी, ये नेचर इसका क्या है, नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव है यानी कि ये जो इसका नेचर है, इसका जो ये नेचर है वो क्या है, प्रकृति में मानक है, नॉर्मेटिव इन नेचर है। लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट बाद में सोसाइटी का अध्ययन किए, ह्यूमन बीइंग का नहीं, सोसाइटी का अध्ययन किए, हु इज अ ह्यूमन बीइंग टू, जो कि खुद भी अपने आप में एक इंसान थे, इज नॉर्मेटिव एंड सब्जेक्ट टू बाइसिस। तो वो जो है बाइसिस से, बाइस यानी कि समझ रहे हैं ना, पूर्वाग्रहों के अधीन थे। सो हाउ कैन अ ह्यूमन बीइंग हु इज सब्जेक्टिव, जो कि अपने पूर्वाग्रह के अधीन हो, जिसका पहले से कुछ मानना हो, जिसकी पहले से कुछ स्पेकुलेशन हो, वो किस तरीके से जो है ह्यूमन बीइंग के ऊपर स्टडी करेगा ऑब्जेक्टिवली। एक सब्जेक्टिव ह्यूमन बीइंग एक सब्जेक्टिव ह्यूमन बीइंग एक ऑब्जेक्टिव तरीके से किस तरीके से स्टडी करेगा ह्यूमन बीइंग के ऊपर। तो डर्कहाइम इस बात को अच्छे से जानते थे। तो डर्कहाइम की जो मेथोडोलॉजिकल स्ट्रेटजी थी वो अलाउ ही नहीं करती है सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स को। उन्होंने कहा कि बाइसेस की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको वैल्यू न्यूट्रल होना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली डर्कहाइम का जो सब्जेक्टिव डिस्पोजिशन था, ठीक है, वो क्यों था, वो एज द ऑब्जेक्टिव डेटा, आपको ऑब्जेक्टिव डेटा अचीव करना है तो आपको सब्जेक्टिविटी अपनी जो है साइड में रखनी पड़ेगी। He did not accept any data that could be vitiated by the influence of the subject of the study
इन्होंने कोई भी ऐसा सोशियोलॉजिकल डेटा एक्सेप्ट ही नहीं किया। इन्होंने कहा कि एक्सेप्ट ही नहीं करना है जिसमें आप तटस्थ ना रह सकें, जिसमें आप अराजनीतिक न रह सकें। ठीक है, अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंगली आप जो है अपने काम को जो है अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने काम को, ठीक है, ही एस्च्यूड इंटरव्यू मेथड फॉर कलेक्टिंग सोशियोलॉजिकल डेटा। तो इन्होंने जो इंटरव्यू मेथड था, इंटरव्यू मेथड जहां पर आप हर एक व्यक्ति से उसकी क्वेश्चनियर्स के फॉर्म में, ठीक है, आप उससे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, ठीक है, जब आप उससे उसके सवालों के जवाब पूछते तो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने इन्होंने जो है क्या किया बेटा, इन्होंने जो है, आप ये देखिए कि इन्होंने क्या किया, साक्षात्कार पद्धति को छोड़ दिया, क्योंकि उसके अंदर आपको सब्जेक्टिविटी मिलती है। सब्जेक्टिविटी, साक्षात्कार पद्धति के अंदर आपको सब्जेक्टिविटी मिलती है। तो फिर ये किसकी तरफ गए, ये गए सैंपल सर्वे की तरफ। सैंपल सर्वे जिसमें आपको डेटा मिलेगा एकदम एग्जैक्ट और एकदम ऑब्जेक्टिव। तो ये रही बात डर्कहाइम की। ठीक है, कि डर्कहाइम क्यों जो है पॉजिटिविज्म को फॉलो कर रहे थे और कैसे उन्होंने जो है पहली बार जो है मेथड दिया है, ठीक है, पॉजिटिविस्टिक स्टडी का साइंटिफिक तरीके से। अब बात करते हैं वेबर की। ठीक है, मैक्स वेबर जो कि एक पॉजिटिविस्टिक नहीं थे, ठीक है, क्या थे, एक नॉन पॉजिटिविस्टिक थे। इधर लिख लेते हैं ताकि आपको पता रहे, नॉन पॉजिटिविस्टिक व्यक्ति थे ये। इन्होंने दो अप्रोच दी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है नॉन पॉजिटिविज्म की अप्रोच है। एक का नाम है हर्मेन्यूटिक्स, ठीक है, हर्मेन्यूटिक्स। दूसरे का नाम है वर्स्टेन। पहला मेजर स्टेप आपको दिखेगा पॉजिटिविस्टिक ट्रेडिशंस के अलावा, पहला मेजर स्टेप जहां पे इफ नॉट ब्रेक विद इट कंप्लीटली, ये जर्मन फिलोसोफर विलियम डेल्थे ने दिया था। सबसे पहले विलियम डेल्थे ने हर्मेन्यूटिक्स का एक प्रोसेस बताया था, वर्स्टेन का एक प्रोसेस बताया था, जिसको बाद में मैक्स वेबर ने यूज किया। तो प्रत्यक्षवादी जो परंपरा है उससे दूर जाने के लिए सबसे पहला कदम जो है विलियम डेल्थी ने उठाया। विलियम डेल्थी ने हर्मेन्यूटिक्स का एक आइडिया दिया, वर्स्टेन का आइडिया दिया इनटू द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, तो इन्होंने सामाजिक विज्ञान के दर्शन में ये दो विचार पेश किए। हर्मेन्टिक्स एक ग्रीक शब्द है, हर्मेनियस, जिसका मतलब है इंटरप्रिटेटर, और यहीं से निकली है क्या, इंटरप्रिटेटिव, इंटरप्रिटेटिव, ठीक है, इंटरप्रिटेटिविस्टिक, प्रिटेटिविस्टिक, ठीक है, ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। इंटरप्रिटेटर यानी कि द थ्योरी एंड द मेथड ऑफ इंटरप्रिटेटिंग मीनिंगफुल ह्यूमन एक्शंस। ह्यूमन एक्शंस यानी कि अब कोई क्रिकेटर है, जी हाँ, कोई आप देखिए सौरव गांगुली, सौरव गांगुली का एक एग्जांपल लेते हैं। सौरव गांगुली कभी भी मैच मतलब खत्म हुआ या कभी भी मैच शुरू हुआ या कभी भी एग्रेशन आया तो उनके अपने कुछ ह्यूमन एक्शंस होते थे। हो सकता है उनके ह्यूमन एक्शन का अपने आप में कोई मतलब हो सकता है एक वो मतलब है जो सामने दिख रहा है, हो सकता है कि वो बॉलर को समझाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है कि आपस में ही जो है टीम के लोग क्या कर लेते हैं, कुछ कोडिंग्स, ठीक है, या कुछ इशारे जो हैं, कुछ कुछ जेस्चर्स को अपने आप में क्या कर लेते हैं, नोटिफाई कर लेते हैं कि अगर इस तरीके का जेस्चर होगा तो बॉलर को या बैट्समैन को या फील्डर को किस तरीके से उस चीज को लेना है। तो इन्होंने बोला कि इंटरप्रेट करो, आप ह्यूमन एक्शंस को समझने की कोशिश करो, और ये जो है कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होगा इन द फिलॉसफी एंड सोशल साइंसेस। इसकी उत्पत्ति बाइबल की हाथ से नकल करने के परिणाम स्वरूप होने वाली त्रुटियों को दूर करने के लिए छपाई की शुरुआत से पहले हुई थी। यानी कि ये जो हर्मेनेटिक्स है इसकी ओरिजिनेशन, ठीक है, बाइबल की प्रिंटिंग की ओरिजिनेशन से भी पुरानी है। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव वाज टू रिकवर द ऑथेंटिक वर्जन ऑफ बाइबल, कि जो भी ह्यूमन एक्शंस हैं उनको समझ के ऑथेंटिक वर्जन बाइबल का बनाए। द टर्म वाज ब्रॉट इनटू फिलॉसफी, बाद में ये जो टर्म है हर्मेनेटिक्स,
इंटरप्रिटेशन, सबसे पहले इस शब्द यानी कि इंटरप्रिटेशन का जो इस्तेमाल किया गया था वो बाइबल की कॉपी का ऑथेंटिक वर्जन बनाने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए किया गया था कि आप बाइबल के जो डिस्ट्रॉयड या फिर आप कह सकें कि जो थोड़ा सा फेडेड वर्जन है उससे आप ऑथेंटिक वर्जन को किस तरीके से रिकवर करोगे, इंटरप्रेट करके ही करोगे, समझ के ही करोगे, ठीक है, तब किया गया था। बाद में इसको फिलोसफी में 19th सेंचुरी के अंदर डेल्थी ने इसको ऐड किया। तो इस शब्द की ओरिजिन भी बता दी मैंने आपको। हर्मेंटिक्स एक मेथोडोलॉजी की तरह किस तरीके से आगे आई, यानी कि इंटरप्रिटेटिवनेस कैसे आगे आई। इंटरप्रिटेटिवनेस दो डिसिप्लिन को अलग करती है, डिस्टिंग्विश करती है, डिसिप्लिन दैट इन्वेस्टिगेट ह्यूमन बींग्स, सोसाइटी एंड हिस्ट्री। ठीक है, ह्यूमन बींग, सोसाइटी एंड हिस्ट्री, समझे कि नहीं। उसका जर्मन शब्द है ये जेस्टिवेशन शाफ्टिंग। जेस्टिवेशन शाफ्टिंग जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ द स्पिरिट। साइंस ऑफ द स्पिरिट को ये अलग करती है फ्रॉम द नेचुरल साइंस, यानी कि नेचर वाइजन शाफ्टिंग। तो समझे कि नहीं कि जो आपकी हर्मेंटिक्स है यानी कि जो आपका इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन स्पिरिट साइंस को नेचुरल साइंस से अलग करता है, साइंस ऑफ नेचर को साइंस ऑफ स्पिरिट से अलग करता है। ठीक है, आत्मा के विज्ञान को प्रकृति के विज्ञान से अलग करता है। अनलाइक द नेचुरल साइंस, प्रकृति विज्ञान के अंदर क्या है, उसके विपरीत, प्रकृति विज्ञान के विपरीत विच फोकस ऑन द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, के प्रकृति विज्ञान में क्या है, जो प्रकृति में दिख रहा है, एक्सटर्नल कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई घटना घट रही है तो आप उसका फिनोमेना ढूंढने के लिए लग जाते हैं। ह्यूमन स्टडीज क्या है, इंक्लूडिंग सोशियोलॉजी, वो व्यक्ति को समझने की कोशिश करती है, व्यक्ति के हाव भाव, व्यक्ति के सोशल एक्शंस को समझने की कोशिश करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल साइंस इस तरीके से, अब आप ये देखिए कि पॉजिटिविज्म यानी कि नेचुरल साइंस इस तरीके से सोशियोलॉजी से अलग है। और ये बात जो है आपको वेबर के द्वारा और आपको डेल्थी के द्वारा समझाई गई है कि भाई यहाँ पर नेचुरल साइंस और साइंस ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ स्पिरिट यानी कि आत्मा का विज्ञान, यानी कि मनुष्य का जो विज्ञान है, यानी कि मनुष्य के जो ह्यूमन स्टडीज हैं उनके ऊपर जो हो रही हैं वो किस तरीके से अलग है। ठीक है, द टर्म हैज सिंस बीन मोर ब्रॉडली अप्लाइड, और ये जो जर्मन फिलोसफर हैं, एक जर्मन फिलोसफर हैं जिनका नाम है मार्टिन हेडगर, इन्होंने भी काफी यूज किया इन टर्म्स को टू इन्वेस्टिगेट द ह्यूमन नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, मेथोडोलॉजी को यूज किया टू इन्वेस्टिगेट इनटू द नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब वेबर ने भी इसको यूज किया। खैर ठीक है, इंटरप्रिटेशन में दो चीजें दो तरीके से आप कर सकते हो। तो ये जो वर्स्टिन है, ठीक है, ये जो आपकी वर्स्टेहिन अप्रोच है, ये जो वर्स्टेहिन अप्रोच है आप दो तरीके से कर सकते हो। एक कि क्रिएटर किस तरीके से एक्ट कर रहा है, कोई बुक है या फिर कोई पिक्चर है उसको इंटरप्रिटेट करके, फोकसिंग ऑन द रिलेशन ऑफ द क्रिएटर ऑफ एन एक्ट, कोई एक्ट करने वाले क्रिएटर बुक और पिक्चर्स को इंटरप्रेट करके। दूसरा, इंडिविजुअल बोथ द क्रिएटर एंड द इंटरप्रिटेटर आर डिसरिगार्डेड। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि हर्मेनेटिक्स वाज दैट, इसका मतलब क्या है ओरिजिनली कि ह्यूमन एक्शन को आप जो है क्या करें, ह्यूमन एक्शन को आप माने एज द एक्सप्रेशन ऑफ लाइव्ड एक्सपीरियंस। ह्यूमन एक्शन अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, प्रकृति विज्ञान के विपरीत ये अपने आप में क्या है, एक एक्सपीरियंस है, मानवीय क्रिया जो कि विश्लेषण की एक विधि की आवश्यकता होती है, इसको विश्लेषण करने के लिए एक आवश्यकता है, उस विधि का नाम है इंटरप्रिटेशन। कि ये जो ह्यूमन एक्सप्रेशन है इसको समझेंगे कैसे, इसको समझेंगे इंटरप्रिटेशन से। इंटरप्रिटेशन दो तरीके से होंगे। ठीक है, एक क्या है कि किसी भी अधिनियम, पुस्तक या चित्र के निर्माता के दुभाषिया, ठीक है, के दुभाषिया के संबंध पर ध्यान केंद्रित करना। कि कोई भी क्रिएटर है किसी भी एक्ट का, किसी भी बुक का या किसी भी पिक्चर का, कोई भी बनाने वाला है, कोई पिक्चर बनाने वाला है, कोई पेंटिंग बनाने वाला है, कोई किताब बना लिखने वाला है, कोई भी एक्ट करने वाला है, उसके उसके आप उसके ऊपर आप फोकस करो। ठीक है, इंटरप्रिटेटर अपने आप को उसकी पोजीशन में रख के देखे। कहते हैं ना कि जब तक आप दूसरे के, इफ यू वांट टू पुट दी शू, ठीक है, जिसके स्टडी कर रहे हैं, एक एक फ्रेज है मेरे को याद नहीं आ रहा,
कि अगर आप मेरी दुविधा या मेरी स्थिति जानना चाहते हैं तो आप मेरी जगह पर आकर देखिए। तो इंटरप्रिटेटर खुद को जो है क्रिएटर क्रिएटर के जगह पर रख कर देखे, टू अंडरस्टैंड दी क्रिएटर्स एक्ट। ठीक है। तो प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन हियर इज दैट कि बोथ द क्रिएटर एंड द इंटरप्रिटेटर शेयर द कॉमन ह्यूमैनिटी। तभी आप जो है क्या कर पाओगे, तभी आप क्रिएटर की स्थिति को समझ पाओगे, उसके सोशल एक्शन को समझ पाओगे। एक बार देख लेते हैं सब सही चल रहा है कि नहीं। हाँ भाई, क्या? जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है। हाँ जी। तो मैंने कहा कि आप अपने आप को, मतलब जो इंटरप्रिटेटर है यानी कि जो सोशियोलॉजिस्ट है, वो अपने आप को क्रिएटर की जगह पर रख के देखे। उसके लिए कॉमन होनी चाहिए ह्यूमैनिटी, तभी आप अपने आप को उसकी जगह पर रख के देख पाओगे। ठीक है। तो दैट इज बोथ आर एक्सप्रेशन ऑफ द सेम स्पिरिट। ठीक है। एक ही तरीके की प्रवृत्ति के क्या होंगे? एक्सप्रेशंस होंगे। दूसरा, द इंडिविजुअल। द इंडिविजुअल मतलब बोथ द क्रिएटर एंड द इंटरप्रिटेटर आर डिसरिगार्डेड। मान लीजिए कि आप जो है कॉमन ह्यूमैनिटी नहीं है, आप जो है क्या है, जो निर्माता है और जो इंडिविजुअल है। ठीक है। इंडिविजुअल और जो निर्माता है, बोथ द क्रिएटर एंड द इंटरप्रिटेटर। इंटरप्रिटेटर कहते हैं दो भाषिया को। इंटरप्रिटेटर का हिंदी में मतलब होता है दो भाषिया, जो इंटरप्रिटेट कर ले। ठीक है। दो भाषिया। अगर ये दोनों जो हैं डिसरिगार्डेड है, अगर इनकी अवहेलना करी जाए, और जो ह्यूमन एक्शन है, जो मानव क्रिया की व्याख्या आप करना चाहते हैं व्यापक तरीके से, ठीक है, विच गिव इट अ मीनिंग, तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि एक पेंटिंग है, एक पेंटिंग को आप कैसे समझ सकते हैं कि वो वर्ल्ड व्यू क्या है ऑफ द सोसाइटी, पूरी सोसाइटी का एक व्यू क्या है किसी एक पर्टिकुलर पेंटिंग के बारे में। ठीक है। जिस समाज के अंदर वो पेंटिंग प्रोड्यूस करी गई है, वो समाज के अंदर वो समाज किस तरीके से उस पेंटिंग को देखता है, वो सामाजिक दृष्टिकोण क्या है। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट क्रिएटर के तरीके से नहीं सोचना चाह रहे तो फिर आप समाज के तरीके से सोचिए। सिमिलरली एक एनालिस्ट है जो कि कंस्ट्रक्ट करता है ऐसा कोई वर्ल्ड व्यू यानी कि कोई दृष्टिकोण आउट ऑफ इट्स इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन, अपनी व्यक्तिगत व्यक्ति से जो है, अगर वो इस तरीके का कोई विश्व दृष्टि यानी कि आप कह सकते हैं वर्ल्ड व्यू क्या करता है, निर्मित करता है, तो यहाँ पर आप कहते हैं कि इस पूरे के पूरे तरीके को हम हरमेन्यूटिक सर्कल के नाम से देते हैं। सर्कुलर रिलेशन है, हरमेन्यूटिक सर्कल। ठीक है। इसको हम हरमेन्यूटिक सर्कल कहते हैं, यानी कि या तो आप इसके जगह पर आके देखिए या फिर आप अपना खुद का वर्ल्ड व्यू जो है स्थापित कीजिए। दोनों ही तरीके से आप किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, पर्टिकुलर सोशल एक्शन को, ह्यूमन एक्ट को इंटरप्रिटेट कर पाएंगे। अब डेल्थी का जो आइडिया था, दिल्थे का, ये आइडिया डेवलप हुआ और काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हुआ, और काफ़ी सारे सोशोलॉजिस्ट जो हैं जो है काफ़ी इसको चेरिश करने लगे। तो उन्हीं में एक मैक्स वेबर भी हैं जिन्होंने जो है फाउंडेशन रखी फॉर एन अल्टरनेटिव टू द पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी के लिए अगर पढ़ना है, उसको समझना है, उसके ऊपर अध्ययन करना है, तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच के अलावा इन्होंने एक इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच का फाउंडेशन रखा ऑन द बेसिस ऑफ डिल्थीज आइडिया। वेबर मोर देन एनी अदर सोशियोलॉजिस्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिफ्लेक्ट की द मेथोडोलॉजी इश्यूज इन द सोशल साइंसेस। एमाइल डर्कहाइम का था जो एक किताब थी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ठीक है। वो बेसिकली क्या दे रही थी, वो एक प्रयास कर रही थी, वो रिसर्च के प्रिंसिपल्स बताने के प्रयास कर रही थी कि किस तरीके से एक सोशियोलॉजिकल नॉलेज के थ्रू आप सोशियोलॉजिकल नॉलेज को आप ग्रेस्प कर सकते हो इन द लाइट ऑफ पॉजिटिविज्म, इन द लाइट ऑफ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। जबकि वेबर ने कहा कि नहीं भाई, अपने को सोशियोलॉजिकल नॉलेज नहीं चाहिए, अपने को सोशियोलॉजिकल अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस चाहिए, पूर्ण ज्ञान चाहिए, पूर्ण जागरूकता चाहिए। ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारे इश्यूज जो कि रिलेट करते थे, ठीक है, रिलेटिंग टू द मेथोडोलॉजी, वर्स्टेन और हर्मेनोटिक्स की जो मेथोडोलॉजी थी उससे जुड़े हुए या डिस्कस किए गए, स्पेशली एज दे आर यूनिक टू सोशल साइंसेस। काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज को इन्होंने स्टडी किया, पर्टिकुलरली जो सोशियोलॉजी में बिल्कुल नए थे, और इसीलिए इनका जो
कंट्रीब्यूशन है, मतलब जो चीजें पहले कभी स्टडी ही नहीं करी गई थी, इन्होंने उन चीजों के ऊपर भी स्टडी किया जो कि सोशल इश्यूज थे, और इसीलिए इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वर्स्टेहन है, अंडरस्टैंडिंग यानी कि वर्स्टेहन, उसको जो है काफी ज्यादा क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है। एंड द इश्यूज इन्वॉल्व इन इट वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। आगे चलते हैं तो वेबर ने क्या बताया। वेबर ने कहा कि भाई अब तक देखो क्या कर रहे थे हम लोग, पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद के अंदर हम लोग बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा की, ठीक है, डेटा कलेक्शन की, ठीक है, या फिर आप कहें क्वांटिटेटिव साइंटिफिक मेथड्स की, ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स की। लेकिन वेबर ने बोला कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे लेके आओगे। अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्वालिटेटिव अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। क्वालिटेटिव अप्रोच, जहां डरखाइम ने बोल दिया था कि मैं क्वेश्चनेयर्स का यूज नहीं करूंगा, मैं इंटरव्यू मेथड का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि वो सब्जेक्टिव तरीका होता है, वो हर व्यक्ति के साथ साथ बदलता रहता है। वहीं बेवर ने कहा कि नहीं यार, क्वालिटेटिव अप्रोच को यूज करेंगे, जो कि पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन के बिल्कुल विपरीत थी। ठीक है, पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन के अंदर नेसेसिटी क्वांटिटेटिव डेटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की थी, जबकि यहाँ पे क्वालिटेटिव अप्रोच को यूज किया गया, जो हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजीज के अंदर। इन्होंने कहा कि आपको ऑब्जर्व तो करना ही है, लेकिन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को इज अ मिसअंडरस्टूड बाइनरी इन दी सोशल रिसर्च। ठीक है, इट मस्ट बी ऑब्जर्व। आप देखेंगे कि कहीं क्वालिटेटिव है, कहीं क्वांटिटेटिव तरीके यूज किए जा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है आप किस तरीके की सोशियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस को यूज कर रहे हो, कौन सा जो थिंकर है वो किस तरीके के थॉट प्रोसेस को आगे लेके चल रहा है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है क्या करती है, दोज डूइंग क्वालिटेटिव रिसर्च डी बंकिंग एंड डी राइडिंग क्वालिटेटिव रिसर्च एंड वाइस वर्सा। जो लोग क्वालिटेटिव का यूज कर रहे थे वो क्वांटिटेटिव को बुरा बता रहे थे, गलत बता रहे थे। जो क्वांटिटेटिव यानी कि पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजीज का यूज कर रहे थे, साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज का, वो क्वालिटेटिव को गलत बता रहे थे। वेबर को एकदम श्योर होने के लिए, टू बी श्योर, डिड नॉट एश्यू जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिविज्म से जुड़ा हुआ है। वेबर ने डिड नॉट एश्यू का मतलब है उसको समर्थन नहीं दिया, अपना जनरलाइजेशन को अपना समर्थन नहीं दिया। इन्होंने अपना खुद का आइडिया जो है डेवलप किया, दैट इज आइडिया ऑफ आइडियल टाइप्स। आइडियल टाइप्स एज एन एनालिटिकल टूल। इन्होंने कहा कि आइडियल टाइप्स भी एक तरीका हो सकते हैं जिससे कि आप समाज का अध्ययन करेंगे, फॉर द कंपैरिजन एंड जनरलाइजेशन आप उसको यूज कर सकते हैं। तो वेबर के हिसाब से सोशियोलॉजी क्या है, वेबर के हिसाब से, मतलब क्योंकि अब तो स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल ही चेंज हो गया, तो वेबर के हिसाब से सोशियोलॉजी इज अ साइंस जो कि अटेम्प्ट करती है इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, समझे, यानी कि हर्मेनेटिक्स वर्स्टेहन को यूज करती है किसी भी सोशल एक्शन के पीछे इन ऑर्डर एंड देयर बाई, इसीलिए टू अराइव एट अ कॉजल एक्सप्लेनेशन, कॉज और इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन पर पहुंचने तक ऑफ इट्स कोर्स एंड इफेक्ट। ठीक है, तो वहां पर किस तरीके के आप मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग आप यूज करते हैं। तो कॉजल एक्सप्लेनेशन के संदर्भ में, ठीक है, यहाँ पर जितने भी पॉजिटिविस्ट हैं वो यही कहते थे कि स्ट्रीक इन हिज थिंकिंग, यानी कि जो कॉजल एक्सप्लेनेशन है उसमें जो है वेबर भी क्या कर रहे हैं, पॉजिटिविस्टिक वालों को मान रहे हैं। लेकिन कॉजल एक्सप्लेनेशन किस तरीके से करोगे, कॉजल एक्सप्लेनेशन पहले क्या कर रहे थे, पॉजिटिविस्टिक में इंडिविजुअल एक्टर के ऊपर कर रहे थे, बट बाय शिफ्टिंग द एनालिटिकल फोकस ऑन, सॉरी, पॉजिटिविस्टिक में सोसाइटी एज अ होल पे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला कि कॉजल एक्सप्लेनेशन आपको इंडिविजुअल एक्टर यानी कि इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की स्टडी के ऊपर आपको एनालाइज करके तब करना चाहिए। वेबर ने अपने जो प्रेडिसेसर्स थे, यानी कि इनके जो पूर्वज थे, यानी कि सोशियोलॉजिस्ट थे, जैसे स्पेंसर है, मार्क्स है, डर्काइम है, फर्डिनेंड टोनीज है, हेनरी एस मैन है, इन सब के विपरीत जाके इन्होंने बोला कि भाई आपका जो सोशल स्ट्रक्चर का टर्म था वो अलग है, मेरा सोशल स्ट्रक्चर का टर्म जो है इंडिविजुअल एक्टर से शुरू होता है, उसके एनालिटिकल फोकस से शुरू होता है, आइडियल टाइप से शुरू होता है। वेबर ने कलेक्टिविटीज की कॉन्सेप्ट दी, ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया कलेक्टिविटीज को, कलेक्टिवाइसिस को। इट वॉज इन टर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर। इन्होंने कहा कि हमें व्यक्ति का सोशल बिहेवियर देखना पड़ेगा,
रादर देन सोशल स्ट्रक्चर। तो जितने भी पुराने थे वो सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, समाज एज अ होल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। इन्होंने कहा नहीं, हम सोशल बिहेवियर देखेंगे, समाज का बिहेवियर देखेंगे, और समाज का बिहेवियर कैसे समझेंगे, इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने कहा कि समाज का बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव मीनिंग चाहिए। सब्जेक्टिव मीनिंग यानी कि जो व्यक्ति जो है सोशियोलॉजिकल स्टडी कर रहा है उसके वैल्यूज, उसके बिलीव्स जो हैं जुड़े हुए होने चाहिए। और इस तरीके से वेबर ने मार्क्स के जो तरीके थे उनको भी क्या किया, चैलेंज किया। अब मैं मार्क्स तो खुद क्रिटिसाइज कर रहा था पॉजिटिविज्म को, ठीक है, लेकिन यहाँ वेबर चैलेंज कर रहे क्योंकि मार्क्स जो है अलग अलग है। मार्क्स ना तो पॉजिटिविस्ट थे और ना ही नॉन पॉजिटिविस्ट थे। दिक्कत ये है, मार्क्स ना तो पॉजिटिविस्ट थे ना नॉन पॉजिटिविस्ट थे। मार्क्स की जब बात करते हैं इकोनॉमी की दृष्टि पे तो मार्क्स जो है नॉन पॉजिटिविस्ट हो जाते हैं, लेकिन जब मार्क्स की बात करते हैं हम पॉलिटिकल फिलोसफी की तो मार्क्स जो है पॉजिटिविस्टिक हो जाते हैं। तो वेबर की जो पूरी की पूरी कहानी है वो डिपेंड करती है प्राइमेसी टू कॉन्शियसनेस पे, ठीक है। सोशल रियलिटी एंड कॉन्शियसनेस, इनको प्राइमरली इन्होंने वेबर ने माना है, जबकि मार्क्स जो है रिवर्स कर रहे हैं। मार्क्स कॉन्शियसनेस को ज्यादा भाव दे रहे हैं, ना कि सोशल रियलिटी को, ठीक है, ना कि सोशल रियलिटी को। तो ये चीज है। अब मैक्स वेबर का आपको एक चीज मिलेगी यहाँ पे कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई, यानी कि आप एक चीज देखिए कि जब हम बात करते हैं मार्क्स की, कार्ल मार्क्स की, तो उन्होंने कैपिटलिज्म को अलग रखा है और रिलीजन को अलग रखा है, ठीक है। कैपिटलिज्म को अलग रखा है, पूंजीवाद को अलग रखा है, और ठीक है रिलीजन को अलग रखा है। जबकि बात करें यदि वेबर की, तो वेबर के एनालिसिस में आपको रिलेशन मिलेगा बिटवीन द रिलीजन एंड द इकोनॉमी। कैपिटलिज्म आपका इकोनॉमी को दिखा रहा है और रिलीजन आपका जो है आपकी थियोलॉजी को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमी क्या है, रियल्म है सोशल रियलिटी का, और रिलीजन क्या है, रियल्म है कॉन्शियसनेस का। इन्होंने दोनों को ही साथ में रखा है। कैसे पता चलता है, इनका एक क्लासिक है जिसका नाम है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट एथिक यानी कि आपको पता होगा कि क्रिश्चियनिटी में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो कैथोलिक्स हैं, एक वो जो प्रोटेस्टेंट है, ठीक है। तो दो अलग तरीके के लोग हैं। अब प्रोटेस्टेंट वो लोग हैं, कैथोलिक वो लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर भक्ति में लगे हुए हैं, ईश भक्ति में लगे हुए हैं। प्रोटेस्टेंट वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर हमें अपने समाज के लिए कुछ करना है, तो अगर हमें अपने भगवान के लिए कुछ करना है तो हमें अपने समाज के लिए भी कुछ करना होगा, और समाज के लिए करना के लिए जो है आपके अंदर स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म होनी चाहिए। तो स्टार्ट में आप देखेंगे कि जितने भी जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल थे वो मार्क्स के आइडिया से, हीगल के आइडिया से काफी ज्यादा क्या थे, इन्फ्लुएंस थे। लेकिन बाद में ये जो है इनके कॉन्सेप्ट से क्या होने लगे, अलग होने लगे, क्रिटिकल होने लगे। वेबर ने इंसिस्ट किया है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एन एक्शन, किसी एक्शन को कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सब्जेक्टिवली एक्सप्लेन कर सकते हो उसके मीनिंग को, समथिंग क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्टिवली वैलिड मीनिंग। हो सकता है कि कोई चीज उसके ऑब्जेक्टिव मीनिंग से बिल्कुल अलग हो, मतलब ऑब्जेक्टिव यानी कि जो दिख रहा है, सब्जेक्टिव यानी कि उसके पीछे की जो मनोभावना है। जैसे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स एक्शन इन टर्म ऑफ, आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो द कॉन्सिक्वेंस ही और शी इंटेंडेड टू हैव, उसका पर्पस क्या है, ठीक है, या उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, परिणाम क्या है उसके एक्शन के, उस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। या दूसरा जो है उसके एक्चुअल इफेक्ट के लिए आप जो है स्टडी कर सकते हैं, मतलब एक्चुअल इफेक्ट यानी कि जो सामने सामने से दिख रहा है, कॉन्सिक्वेंस यानी कि जो किसी सोशल एक्शन के बाद के परिणाम होंगे, या फिर उसके पहले का जो पर्पस होगा। तो पर्पस पहले होता है, बाद में आते हैं परिणाम। तो ये दोनों चीज क्या है, ये दोनों चीजें क्या है भाई, सब्जेक्टिविटी से आपको पता चलेंगी, और एक्चुअल इफेक्ट क्या हो रहा है वो आपको ऑब्जेक्टिविटी से पता चलेगा। तो ए और बी जो कैटेगरी है दोनों में सम टाइम वेरिएंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सब्जेक्टिव होंगी, ये दोनों सब्जेक्टिव होंगी। पर्पस क्या है और किसी भी चीज को करने के परिणाम क्या है, हर किसी का पर्पस अलग हो सकता है, हर किसी के परिणाम अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि आप सिंजो आबे जी को एसेसिनेट कर दिया गया कल, तो उसके पीछे का पर्पस उस व्यक्ति का कुछ और हो सकता है। वो व्यक्ति इतने 3 साल नेवी में था भाई, उसने खुद वो गन बनाई है। जबकि आप देखिए कि जापान के अंदर गन को लेके कितने सारे स्ट्रिक्ट, दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट
रूल्स वाला कंट्री है जापान। सबसे ज़्यादा जो है आपको इवन आपको गन का लाइसेंस लेने के लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन लेना पड़ता है। ठीक है, आपसे रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ता है। तो पर्पस हो सकता है भाई वो व्यक्ति का कुछ और हो, अभी उसके पीछे जांच चल रही, क्यों किया क्यों नहीं किया, उसके हो सकता है अब उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंस क्या है, वो तो परिणाम आगे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन एक्चुअल एक्शन क्या हुआ, एक्चुअल एक्शन क्या हुआ, एक्चुअल एक्शन हुआ, एक्चुअल इफेक्ट क्या हुआ कि शिंजो आबे जी की डेथ हो गई। समझे कि नहीं समझे? तो सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी दोनों ही अलग अलग हो सकती हैं। वर्स्टेन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम किसी एंड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं बाय द अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग की किस तरीके से कोई सोशल एक्टर किसी भी चीज को कर रहा है, एक्टर मतलब कोई भी चीज एक्शन करने वाला व्यक्ति, तो हम कैसे समझ सकते हैं? या तो हम उस इंडिविजुअल से ही पूछ लें कि भैया बताओ, बता तेरी रजा क्या है, या फिर हम जो है जनरलाइज करें, ठीक है, फ्रॉम अवर प्रीवियस नॉलेज, अपनी नॉलेज से समझने की कोशिश करें ऑफ बिहेवियर इन सोसाइटी। या फिर हम दोनों ही कर लें, हम उससे भी पूछ लें और हम अपनी बिहेवियर अपनी नॉलेज का भी इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है कि जिसके ऊपर स्टडी हो रही है उसको कहते हैं रेस्पोंडेंट्स। रेस्पोंडेंट साइज, ठीक है, या फिर स्प्रेड ऑफ सैंपल, मतलब जिनके ऊपर रेस्पोंडेंट किसको बोलते हैं, पार्टिसिपेंट इन दी स्टडी, जिसके ऊपर स्टडी हो रही होती है, जो किसी स्टडी के रेस्पॉन्सेज देते, कहते हैं ना कि ये अध्ययन जो है 100 लोगों के ऊपर किया गया है, ये अध्ययन 500 लोगों के ऊपर किया गया है। तो वो जो अध्ययन है, वो जो अध्ययन किया जा रहा है, वहां से आपको डेटा कलेक्ट करेंगे आप। डेटा कलेक्ट करने के बाद, डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, क्वालिटेटिव तरीके से करेंगे, इंटरव्यू की फॉर्म में करेंगे। तो इंटरव्यू किस तरीके से आप ले सकते हैं, इंटरव्यू में आप क्वेश्चनियर दे सकते हैं, पर्सनली आप भरवा सकते हैं, या फिर आप मेल कर सकते हैं, या फिर आप वेब बेस्ड क्वेश्चनियर फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप फेसबुक वगैरह चलाते होंगे तो तभी आते भी होंगे। या फिर आप सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ले सकते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू ले सकते हैं। दो तरीके से हो सकते हैं ये, सॉरी, फेस टू फेस हो सकता है, या फिर टेलीफोनिक हो सकता है, या फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। तो इंटरव्यू के भी ये 3 तरीके होते हैं। ठीक है, क्वेश्चनियर के भी तरीके होते हैं, इंटरव्यू के भी तरीके होते हैं। उसके अलावा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, टू इंटरव्यू स्ट्रक्चर गाइड, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू गाइड, और चेकलिस्ट। चेकलिस्ट आप फिल करा के जो है क्या कर सकते हैं, व्यक्ति का क्या मन जान सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे उसके हाव भाव जान सकते हैं। तो वर्स्टेन जो है हैज नथिंग टू डू विद द इंट्रोस्पेक्शन। यहाँ पर आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, यहाँ पे बेसिकली आप सामने से पूछ लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स को आप यूज करते हैं उनकी इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग के लिए इन एवरीडे लाइफ। आप इन्वॉल्व करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को, वेरिफिकेशन बाय द स्टैटिकल और कंपैरेटिव एनालिसिस कराते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव डेटा का क्वांटिटेटिव डेटा के साथ में कंपैरिजन कराते हैं, और तब जाके जो है आप, ये कैसे होता है, ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से होता है। और मनुष्य कोई लेबोरेटरी का ऑब्जेक्ट तो है नहीं जिसको लैब में ले जाके करोगे। तो आपको क्या है, समाज के अंदर जाके स्टडी करनी होगी, और बाद में जो आपका क्वांटिटेटिव डेटा है उसके साथ में आप क्या करेंगे, उसके साथ में उसका एनालिसिस करेंगे। तो वेबर का ये जो पूरा का पूरा तरीका है, मेथड है, ये मेथड जो है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये 1904-5 में सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था, उसके अंदर है। तो अभी देखिए, अभी तो हम सेंट साइमन अगस्त कॉम्टे डर्कहाइम और मैक्स वेबर को ही पढ़ रहे हैं, और अभी हमारा 1904 1905 आ गया है, जिसमें एक सीरीज ऑफ एसेज आई थी। तो आप देखिए कि सोशियोलॉजी कितना नया सब्जेक्ट है, कितना यंग सब्जेक्ट है। द मोस्ट फेमस एज वेल एज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ऑफ हिज वर्क्स, याद रखेंगे, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये बुक के अंदर वेबर ने काफी सारी चीजें रिवील करी थी कि वेबर का इंटरेस्ट है जनरलाइजेशन के अंदर, यानी कि वेबर का खुद का इंटरेस्ट है पॉजिटिविज्म के अंदर, लेकिन वेबर ने एम्फेसिस किया है इंटरप्रिटिविज्म को, यानी कि इंटरेस्ट जो है पॉजिटिविज्म के अंदर है, लेकिन इंटरप्रिटिविज्म को क्या कर रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं। तो वेबर की जो एजम्पशंस हैं, दैट द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इंटेलिजिबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, तो ये चीज जो है वेबर का एजम्पशन था। वेबर ने बोला कि सिंस हमारे पास में रिलीजियस डॉगमेज हैं, वो इंटीग्रल पार्ट है हमारी सोसाइटी का, हमारे विश्व दृष्टिकोण का, दे कैन रेंडर द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इंटेलिजिबल, कि व्यक्ति इंटेलिजिबल तो है, लेकिन जो रिलीजन है वो उसको अफेक्ट करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है, बिहेवियर को बदल सकता है। इनफैक्ट वेवर बेंट ऑन टू आर्ग्यू दैट, वेवर आर्ग्यूमेंट में भी चले जाते थे,
करते करते डिस्कशन, दैट रिलीजियस कॉन्सेप्शन आर एक्चुअली अ डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिकल बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंटली वन ऑफ द कॉज ऑफ इकोनॉमिक चेंज। कहने का मतलब क्या है, ये बात को समझने की कोशिश करो कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअली क्या है, एक्चुअली अ डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर। आपका रिलीजियस कॉन्सेप्ट कैसा है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर एक कैथोलिक है, एक प्रोटेस्टेंट है। कैथोलिक वो है जिनका रिलीजियस कॉन्सेप्ट ये है कि हमें तो ईश भक्ति ही करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, पैसा वैसा सब बकवास चीज है। प्रोटेस्टेंट वो है जो दुनिया भर के जो है क्रिश्चियन है, जो कि कैपिटलिज्म में विश्वास रखते हैं, बड़े बड़े जिन्होंने बिजनेस खोल दिए। तो रिलीजियस कॉन्सेप्ट ही आपके इकोनॉमिक बिहेवियर को दिखाता है और बाद में परिणाम स्वरूप ये इकोनॉमिक चेंज लेके आता है। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स आपको यही बताती है कि किस तरीके से स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म आगे आई है। तो ये आपका रिलीजियस कॉन्सेप्ट था, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ठीक है, जहां से आपका कैपिटलिज्म की शुरुआत जो है लोगों में हुई। तो अगर हम यहाँ पर जो है आपका ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया, क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म। मैंने यहाँ पे आपको काफ़ी मैक्स वेबर के बारे में बताया, जब हम दोबारा इनके बारे में पढ़ेंगे तब और डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। एक आपको छोटा सा आइडिया लग गया होगा। बाकी क्रिटिक्स में आपको कुछ याद रहे ना रहे, ये टेबल जरूर बना लीजिएगा। इसके अंदर बहुत सारे, एंटनी गिडेंस ने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चराइजेशन दिया था, ठीक है, एल्विन गोंडलेर ने रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी दी थी, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो हम देखेंगे कि वेबर और डिल्टे ने इंटरप्रिटेटिव स्कूल की शुरुआत करी, स्कूल ऑफ थॉट की, ठीक है। इन्होंने कहा कि नॉट पॉसिबल टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर यूजिंग मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंस, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या है, नेचुरल साइंस के मेथड्स नहीं लगाने, फिर आपको इंटरप्रिटेटिव स्टडीज लगानी है। SU ऑफ OR, SU ऑफ OR क्या है, सोशियोलॉजी शुड बी कंसर्न विद SU ऑफ OR, यानी कि सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। भाई रियलिटी तो कोई एक ही होती है, निर्धारित होती है, लेकिन वो सबके हिसाब से तरीके अलग अलग हो सकते हैं उसको जानने के, समझने के। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी की सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसलिए सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि यानी कि पॉजिटिविज्म यहाँ पर फेल हो जाएगा। पोस्ट मॉडर्निस्ट जैसे दो आपके क्या है सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं रियलिटी कैन बी स्टडीड इन मैनी वेज, यानी कि सब्जेक्टिव होती है कि हर किसी की अपने तरीके हो सकते हैं समझने के, स्टडी करने के रियलिटी को। रियलिटी एक ही होगी, ठीक है, शिव ही सत्य है, लेकिन उसको मानने के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं। इंटरएक्शनिस्ट आपको मिलेंगे, जिनमें आपको मीड मिलेंगे, कूले मिलेंगे, ब्लमर मिलेंगे, ये तीन सोशियोलॉजिस्ट हैं। ये कहते हैं कि एक्शन एंड इंटरेक्शन रिजल्ट्स इन सोशल एक्शंस, कि व्यक्ति के एक्शन और व्यक्ति आपस में क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें सोशल एक्शंस में परिवर्तित होती हैं। फिनोमिनोलॉजिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जहां पे पीटर बर्गर और स्टुट्ज मिलेंगे। वो कहेंगे कि जनरलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है समाज का। पॉजिटिविज्म इज नॉट कंसर्न विद सोशियोलॉजी बट इज कंसर्न विद मेकिंग साइंस आउट ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। ये कहते थे पॉजिटिविज्म तो सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ ही नहीं है, मतलब इसको कुछ पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिविज्म क्या कर रहा है, पॉजिटिविज्म तो साइंस का मतलब मेकिंग मेकिंग साइंस आउट ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के अंदर से साइंस निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सोशल रियलिटीज आर मेड, ये बनती हैं, डिसमेंटल होती हैं, बिगड़ती हैं, एंड रीमेड, ठीक है। जो मैंने आपको बताया अभी था, यहां पे कहां पढ़ा था हमने भाई साहब, हाँ जी, इधर ही पढ़ा था शायद, हाँ जी, जहां बनती हैं, बिगड़ती हैं और फिर से नहीं बनती हैं, किधर पढ़ा था, हाँ, क्रिएटेड, रिन्यूड एंड अल्टर्ड, ठीक है, बाय द ह्यूमन एजेंट्स। तो इसलिए भी क्या है, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच गलत है। एथनोमेथोडोलॉजिस्ट कहते हैं, जिनमें इन गार्फिंकल हैं, गार्फिंकल कहते हैं कि रियलिटी बी स्टडीड फ्रॉम पीपल्स पर्सपेक्टिव नॉट फ्रॉम द रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव, यानी कि जिसके ऊपर अध्ययन कर रहे हो उसके पर्सपेक्टिव से सोचो, उसकी सिचुएशन में खुद को अपने आप को डाल के देखो, ना कि रिसर्चर के पर्सपेक्टिव से। यानी कि वैल्यू न्यूट्रल नहीं होना है अपने को, वैल्यू न्यूट्रल नहीं होना है अपने को, जो है यहाँ पर वैल्यू फ्री नहीं होना है, वैल्यू के साथ में आप जो है पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में पॉजिटिविस्ट अपने आप देमसेल्फ डिवाइडेड बिटवीन यूज ऑफ इंडक्टिविज्म एंड डिडक्टिविज्म, पॉजिटिविज्म खुद अपने आप में जो है दो चीजों में बट गया, तो वो भी जो है इसका एक क्रिटिसिज्म है। पॉल फेयर बैंड कहते हैं कि इन्होंने एक आइडिया दिया था, आइडिया ऑफ एंटी मेथोडोलॉजी, यानी कि अगर आप साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, यानी कि उसकी कोई ना कोई आप एंटी मेथोडोलॉजी भी यूज करो, यानी कि उसके जस्ट विपरीत वाली।
तो इन्होंने भी जो है एंटी मेथोडोलॉजी का यूज करके सोशियोलॉजी का अध्ययन किया, जो कि सक्सेसफुल रहा, इसलिए पॉजिटिविज्म जो है क्रिटिसाइज कर दिया इन्होंने। एल्विन गॉर्डनर और ये हम कर चुके हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन और रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी। इवन इग्नू में भी ये दिया हुआ है, इग्नू की बुक्स में यही दोनों डिफाइन किए हुए हैं, इसीलिए हमने ये पढ़े हैं। आर के मार्टिन कहते हैं कि ओवर एम्फेसाइजिंग यूनिवर्सल थ्योरीज को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना, इंस्टीड यूजिंग मिडिल रेंज थ्योरीज, तो ये गलत है। तो मिडिल रेंज थ्योरीज को जो है आप यूज करें, जो कि सबके ऊपर मतलब जो है सबके हिसाब से ही हो, ना कि यूनिवर्सल थ्योरीज को आप ओवर एम्फेसाइज करें। गुनार माइड्रेल कहते हैं कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट डिजायरेबल। आपको कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी आप नहीं देख सकते। टेलकट पर्सन कहते हैं कि इनटेस्टेबिलिटी, कि आप टेस्ट नहीं कर सकते हो वेरियस पॉजिटिविस्टिक थ्योरीज को, इनटेस्टेबिलिटी, कि ये जो है टेस्टेबल नहीं है, और अगर टेस्टेबल नहीं है तो ये फेल हो जाती है। जर्गन हैबरमस कहते हैं कि सिंस ह्यूमन स्टडीज ह्यूमन, क्योंकि इंसान ही इंसान के ऊपर अध्ययन कर रहा है, इसलिए ये वैल्यू फ्री नहीं हो सकता है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स एंड वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। इसके बाद लास्ट है मैक्स हॉर्खेमर कहते हैं कि पॉजिटिविज्म इज इंगेज्ड इन ऑब्जेक्टिव एनार्किज्म एंड ऑब्सेशन टू स्टडी एवरीथिंग ऑब्जेक्टिवली। पॉजिटिविज्म जो है एनार्किज्म यानी कि अराजकता के अंदर बसा हुआ है, अराजकता से उलझा हुआ है, जहां पर ये जो है हर चीज को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना चाहते हैं, हर चीज को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना चाहते हैं। समझे कि नहीं समझे? 1 घंटा हो गया है, 4 बजने वाले हैं, 3:54 हो रही हैं अभी मेरी घड़ी में, ठीक है। और आप जो है इसको आज शाम को 7 बजे देखेंगे। तो अगर हमसे कोई कंक्लूजन पूछे तो कंक्लूजन में क्या लिखना है, ठीक है। अब कंक्लूजन डिपेंड करता है कि आपसे पॉजिटिव कंक्लूजन पूछा है। अगर आपसे सिर्फ कंक्लूजन पूछा है तो आप पॉजिटिव वे में उसको कंक्लूड करके आएंगे। अगर आपसे पूछा है कि क्रिटिसाइज करो, तो हमने भैया इतनी देर से क्रिटिसाइज ही कर रहे थे, ठीक है। क्रिटिकली इवेल्युएट करो, तो हम क्रिटिकली ही इवेल्युएट कर रहे थे इतने टाइम से। तो कंक्लूजन अगर आप पॉजिटिव अप्रोच देके आना चाहते हो तो क्या है पूरे के पूरे पॉजिटिविज्म की, कि वन बिग अचीवमेंट ऑफ पॉजिटिविस्ट वाज दैट, कि इन्होंने सोशल साइंस को, ठीक है, इन्होंने सोशल साइंस को फ्री कर दिया रिलीजन से, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ रिलीजन उसको फ्री कर दिया, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि सोशियोलॉजी में मतलब उससे पहले समाज में क्या चल रहा था, उससे पहले समाज में मॉडर्निटी और जो चैलेंजेस यूरोप के अंदर आए थे, तो वहाँ पे क्वेस्ट थी, क्वेस्ट फॉर आंसर्स, और उन आंसर्स की तलाश में ही क्या हुआ था, इमरजेंस हुई थी किसकी, पॉजिटिविज्म की। याद है, पॉजिटिविज्म की इमरजेंस हुई थी। क्यों? क्योंकि आंसर्स चाहिए थे लोगों को, और आंसर्स कैसे मिल रहे थे, साइंस के थ्रू मिल रहे थे, आंसर्स लॉजिक्स के थ्रू मिल रहे थे, आंसर्स में लोगों को रैशनैलिटी चाहिए थी, ठीक है। इसीलिए पॉजिटिविज्म जो है इमर्ज हुआ, ठीक है, इन सोशियोलॉजी। तो इसने रिलीजन के हाथों से मुक्त कर दिया समाज को, समाज के सामाजिक विज्ञान को, एंड स्पेकुलेटिव फिलोसफी से भी मुक्त कर दिया, एंड दस लेड द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इन सोसाइटी। और इस तरीके से सोसाइटी के एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन की फाउंडेशन रखी, नींव रखी। अगस्त कॉम्टे और उनके साथ के जितने भी अदर पॉजिटिविस्ट थे, उन्होंने मैक्सिमम इंपॉर्टेंस दिया साइंटिफिक मेथड्स को। क्रिटिसिज्म भी मिला उनको, लेकिन क्रिटिसिज्म के अलावा, इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म के अलावा, हिज इंसिस्टेंस ऑन पॉजिटिव अप्रोच के ऊपर उनका इतना इंसिस्ट करना, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर इतना इंसिस्ट करना, एंड साइंटिफिक एटीट्यूड के ऊपर इतना इंसिस्ट करना, ये कंट्रीब्यूट किया, इसने अपने आप में योगदान दिया टू द प्रोग्रेस ऑफ सोशल साइंस इन जनरल। सोशल साइंस की प्रोग्रेस को जनरली उसको योगदान दिया, उसको एक पुश मिला आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑब्सेशन फॉर पॉजिटिविज्म हैज बीन लॉस्ट, कि एक समय के बाद ऑब्सेशन तो इसका खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके आ गए। जैसे कि आप देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्निस्ट आ गए, इंटरेक्शनिस्ट आ गए, फिनोमेनोलॉजिस्ट आ गए, एथनोमेथोडोलॉजिस्ट आ गए, इंटरप्रिटेटिव स्कूल आ गया, इतना सब कुछ आ गया। यानी कि ऑब्सेशन तो कम हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, खो गया,
but it provided, positivism provided the initial motivation for sociology to establish, initial motivation to sociology for sociology to establish, ये किसने दिया, ये दिया पॉजिटिविज्म ने। तो ये आपका कंक्लूजन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम जो है टॉपिक करेंगे, जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो नॉन पॉजिटिविस्टिक होगा, ठीक है, नॉन पॉजिटिविस्टिक होगा, और उसको फिर हम जो है कैरी करेंगे फ्रॉम दी नेक्स्ट सेशन। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर डेडिकेशन आपको हमारा अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से आप लोग सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखो प्रीमियर के टाइम पे देखने की कोशिश किया करो, मुझे अच्छा लगता है। बाकी आप आगे पीछे देखते हो वो ठीक है, लेकिन मेरे मतलब मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा पर्सनल वो है। तो आप जो है कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियर के टाइम पे देखें। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।